हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों देखेंगे पिछले 7 सालों में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एंड रिमेंबर, इस साल के क्वेश्चन यानी कि नीट 2023 के क्वेश्चन भी इस वीडियो में, इस सेशन में आपको कवर्ड मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को विद आवर वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे, एंड दैट इज फ्रॉम नीट 2017। द क्वेश्चन सेज फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। तो भाई, एक एंजियोस्पर्म के केस में जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो इनमें से किस स्ट्रक्चर में डेवलप होती है? ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी एम्ब्रायो सैक, ऑप्शन सी एम्ब्रायो या ऑप्शन डी ओव्यूल। तो भाई बच्चों याद करो, फंक्शनल मेगास्पोर की बात हो रही है, लॉजिकली सोचना है। देखो मेगास्पोर, मेगा वर्ड यहां पर क्या सिग्निफाई कर रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल स्पोर। याद है ना आप सभी को? अब मैंने आपको बताया था, जब भी एक स्पोर का फॉर्मेशन होता है एक स्पोरोफिटिक बॉडी में, तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द फर्स्ट सेल ऑफ योर गैमीटोफिटिक जनरेशन। मतलब ये वो स्ट्रक्चर है जो कि गिव राइज करेगा द फीमेल गैमीटोफाइट इन दिस स्टेज, राइट? बिकॉज यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल स्पोर ना। तो जब फीमेल स्पोर डेवलप होगा, इट विल डेवलप इनटू द फीमेल गैमीटोफाइट। याद है आप सभी को? फीमेल गैमीटोफाइट, इसको मैंने आपके कॉन्सेप्ट एड ऑन में अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो फीमेल गैमीटोफाइट इज बेसिकली नथिंग एल्स बट दी एम्ब्रायो सैक, राइट? तो वी आर गोइंग टू सी दैट जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप होगा इनटू दी एम्ब्रायो सैक। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी आवर ऑप्शन बी, राइट? वाइल अगर आप बाकी के ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं तो लेट मी टेल यू, एंडोस्पर्म डेवलप होता है फ्रॉम दी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वाइल एम्ब्रायो डेवलप होता है फ्रॉम जाइगोट, ठीक है? और ओव्यूल जो है वो आपको पता ही है, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो कि आपकी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो लेकिन आपके मेगास्पोर से डेवलप नहीं होता है। दिस इज द मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगास्पोर खुद बनता है, इजंट इट? तो हाउ कैन इट गिव राइज टू ओव्यूल, राइट? तो इसका मतलब फंक्शनल मेगास्पोर आपके सिर्फ फीमेल गैमीटोफाइट यानी कि एम्ब्रायो सैक को ही डेवलप करेगा। हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 2 दैट सेज अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। तो बच्चों इनमें से दी हुई किन प्रोसेसेस के लिए आपको अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एंटोमोफिली, ऑप्शन बी हाइड्रोफिली, ऑप्शन सी क्लिस्टोगैमी या ऑप्शन डी एनेमोफिली। तो देखो बच्चों, यहां पर बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दे रखे हैं एक्सेप्ट क्लिस्टोगैमी। एंटोमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इजंट इट? हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर, वाइल एनेमोफिली में ऑब्वियसली पॉलिनेशन बाय विंड होने वाला है, ओके? एंड क्लिस्टोगैमी इज नॉट एट ऑल अ पॉलिनेशन। ये एक कॉन्ट्रीवेंस है जो कि प्रमोट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, मतलब ये फॉर्म करता है सिर्फ क्लोज्ड फ्लावर्स को जिनमें कि इंटरनल आपको फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन देखने को मिल जाएगा, बिकॉज फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा। तो एंथर जो है वो अपने पॉलन को शेड कर देगा जो कि स्टिग्मा पे जाके वहीं पर लैंड कर जाएगा। तो ऐसे में वो ये जो कंडीशन है ये प्रमोट करती है क्लोज्ड फ्लावर्स के फॉर्मेशन को, ठीक है? तो लेट अस सी इनमें से किस कंडीशन के लिए आपको अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स की जरूरत है। अब देखो अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड, अट्रैक्टेंट फ्लावर के अंदर क्या हो सकता है? उसका कलर, उसके पेटल का कलर डेफिनेटली ना, द ब्राइटली कलर्ड जो पेटल्स होते हैं या फिर उनकी फ्रेग्रेंस, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट, isn't it? While rewards are going to be in the form of nectar, है ना? तो बच्चों ये जो कंडीशंस आपसे बोली जा रही हैं जो कि हमको देनी है अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स के फॉर्म में, तो ये तो वही पर्टिकुलर एजेंट्स जो हैं उनको परसीव कर सकते हैं जो कि लिविंग हो ना, बायोटिक एजेंट्स ही तो इसको देख सकते हैं या फिर परसीव कर सकते हैं। अगर कोई पॉलिनेशन की प्रोसेस किसी ए बायोटिक फैक्टर जैसे कि वाटर और विंड के थ्रू होगी, तो इसका मतलब इसको तो कोई मतलब पड़ता ही नहीं है कि फ्लावर जो है वो आपका ब्यूटीफुल स्मेल क्यों ना दे रहा हो या फिर वो बहुत ज्यादा कलरफुल क्यों ना हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कि उसको पॉलिनेशन करने के लिए विंड और वाटर को कोई रिवॉर्ड की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहां पर हाइड्रोफिली और एनेमोफिली जो है, क्योंकि ये ए बायोटिक
फैक्टर्स हैं या फिर एबायोटिक एजेंट्स हैं, इसीलिए उनको अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है। वाइल क्लिस्ट्रोगैमी इज नॉट एट ऑल अ पॉलिनेशन, जब ये फ्लावर खुलता ही नहीं है तो उसकी फ्लावर का अट्रैक्टिव होना या फिर आप कह सकते हो उसको रिवॉर्ड मिलना पॉलिनेशन के बनता ही नहीं है, बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन तो क्लिस्ट्रोगैमी में होती ही नहीं है ना। और आपको एजेंट्स की रिक्वायरमेंट तब होती है जब क्रॉस पॉलिनेशन हो, बिकॉज ये तो प्रिवेंट कर रहा है क्रॉस पॉलिनेशन को बाय प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब क्लिस्ट्रोगैमी में भी आपको अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑब्वियसली एंटोमोफिली, जहां पर आप जानते हो द पॉलिनेशन इज गोइंग टू बी बाय इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स ही वो क्रीचर्स हैं जो कि अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स दी ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, या फिर आप कह सकते हो द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर, या फिर दे आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। तो इसका मतलब एंटोमोफिली के लिए आपको अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स की जरूरत होती है। हेंस द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन ए, एंटोमोफिली इन दिस केस। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 3 दैट सेज अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। तो बच्चों एक फ्लावरिंग प्लांट जो कि डायोसियस है नेचर, वो इनमें से कौन सी फिनोमेना को प्रिवेंट करेगा? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए ऑटोगैमी एंड गीटनोगैमी, ऑप्शन बी गीटनोगैमी एंड जीनोगैमी, ऑप्शन सी क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी, या ऑप्शन डी ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। तो देखो बच्चों, अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायोसियस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे दो सेपरेट प्लांट बॉडीज में प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मतलब यहां पर लेट्स सपोज ये आपकी मेल प्लांट है, ठीक है। इफ दिस इज अ मेल प्लांट बॉडी, तो आपको यहां पर जो फ्लावर फॉर्म होता हुआ नजर आएगा उसमें सिर्फ मेल फ्लावर देखने को मिलेंगे, यानी कि मेल फ्लावर्स को हम बुलाते हैं स्टैमिनेट फ्लावर्स, ठीक है। वाइल ये वाली बॉडी जो है, लेट्स इमेजिन कि ये फीमेल बॉडी है, ओके। और द फीमेल प्लांट बॉडी में अगेन जो फ्लावर होगा दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल, बट यहां पर ओनली द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, दैट इज योर गाइनोशियम, ठीक है। तो ऐसा फ्लावर वुड बी पिस्टिलेट। ओके तो बच्चों, जब आपके मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ही सेपरेटेड हो तो इसका मतलब यहां पर पहली फिनोमिना जो कि नहीं हो सकती है दैट इज गोइंग टू बी ऑटोगैमी। देखो भाई, आपको मैंने बताया था ऑटोगैमी में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का प्योरेस्ट फॉर्म है ना, जहां पर ट्रांसफर तो होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर बट टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो इसका मतलब आपका जो स्टिग्मा है और एंथर है वो एक ही फ्लावर में होना चाहिए ना, द फ्लावर नीड्स टू बी बाइसेक्सुअल, बट यहां तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, मतलब ऑटोगैमी यहां पर नहीं हो सकती है। तो मतलब डायोसियस कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, तो इसका मतलब जिस जिस ऑप्शन में ऑटोगैमी है उनको हमें कंसिडर करना है। तो इस ऑप्शन में ऑटोगैमी है और इस पर्टिकुलर ऑप्शन में भी ऑटोगैमी है, तो मतलब हमारा आंसर ए और डी में से हो सकता है। अभी के लिए समझ लीजिए। नाउ वी टॉक अबाउट गीटनोगैमी। गीटनोगैमी में क्या होता है, गीटनोगैमी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं बट दे नीड टू बी प्रेजेंट ऑन द सेम पर्टिकुलर प्लांट बॉडी। तो यहां तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं बट ऑन द डिफरेंट बॉडी, तो क्या ये गीटनोगैमी कर सकता है? नहीं ना, बिकॉज फॉर दैट यू नीड वन प्लांट बॉडी, है ना, और डिफरेंट ब्रांचेस पे आपके डिफरेंट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स कैन बी प्रेजेंट, बट यहां सिंस डिफरेंट प्लांट बॉडीज प्रेजेंट है तो गीटनोगैमी भी तो नहीं हो सकती है, गीटनोगैमी वुड बी प्रिवेंटेड। हेंस मतलब गीटनोगैमी भी नहीं होने वाली है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी प्रमोटेड है, मतलब मैक्सिमम चांसेस हमारे ऑप्शन ए करेक्ट होने के हैं। बट लेट अस सी कि तीसरी कंडीशन जो थर्ड टाइप का पॉलिनेशन था दैट इज जीनोगैमी हो सकता है या नहीं। तो जीनोगैमी के लिए मैंने आपको बताया था ये क्रॉस पॉलिनेशन का प्योरेस्ट फॉर्म है, उसमें क्या होने वाला है, आपका मेल जो आप कह सकते हो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफर होगा फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। तो स्टिग्मा जो है वो दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये जीनोगैमी तो प्रमोट कर सकता है ना। तो जीनोगैमी कैन हैपन, तो सिंस जीनोगैमी हो सकती है इसका मतलब ये उसको प्रिवेंट नहीं कर रहा है। अगर ये इसको प्रिवेंट नहीं कर रहा है तो जिन जिन ऑप्शन में जीनोगैमी मेंशन था
वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बिकॉज हमसे बोला जा रहा था टू फाइंड दोज ऑप्शन जो कि बेसिकली प्रिवेंट हो जाते हैं अगर एक डायशियस फ्लावरिंग प्लांट हो। तो इसका मतलब जीनोगैमी देखो ऑप्शन बी में मेंशन था, मतलब ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता। ऑप्शन सी में देखो जीनोगैमी अगेन मेंशन था, इसका मतलब यहां पर भी आपको ये ऑप्शन एलिमिनेट होता हुआ नजर आता। एंड सी डी में भी आपको जीनोगैमी मेंशन है, मतलब आपका डायशियस फ्लावरिंग प्लांट ऑटोगैमी और गीटनोगैमी जो कि दोनों ही टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ही माने जाते हैं वो प्रिवेंट करता है। ओके, हेंस ऑप्शन ए इन दिस केस वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 को। That says the morphological nature of the edible part of coconut is। तो कोकोनट का जो व्हाइट एडिबल पार्ट होता है ना बच्चों, उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर हमें बताना है। ओके, ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए कॉटिलेडन, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी पेरिकार्प या ऑप्शन डी द पेरिस्पर्म। तो आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आपको बताया वो व्हाइट जो एडिबल पोर्शन हम खाते हैं ऑफ द कोकोनट दैट रिप्रेजेंट्स एंडोस्पर्म, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए एंडोस्पर्म। और कौन से टाइप का एंडोस्पर्म होता है वो? दैट रिप्रेजेंट्स दी सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सो सेल्यूलर एंडोस्पर्म जो है वो आपको कोकोनट के व्हाइट एडिबल पोर्शन में देखने को मिलेगा। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म द व्हाइट एडिबल पोर्शन। वाइल अगर आप कोकोनट वाटर की बात करें, अगर हम बात करें कोकोनट वाटर की, तो वहां आपको देखने को मिलता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। So this is present in the coconut water। ये सब मैंने आपको मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन में पढ़ाया हुआ है। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस वेरी वेल। हमारा आंसर करेक्ट होने वाला है ऑप्शन बी एंडोस्पर्म इन दिस केस। तो चलो बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को, which says flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by। तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है ऐसे फ्लावर्स जिनकी ओवरी में आपको एक ओव्यूल देखने को मिलता है और तो और ये फ्लावर्स आपको एक इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में पैक नजर आते हैं। इन टाइप के फ्लावर्स में आपको किस एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन अकर करता हुआ नजर आता है? सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी विंड, ऑप्शन सी बैट या ऑप्शन डी वाटर। तो देखो बच्चों हमने इस पर्टिकुलर कंडीशन को ऑलरेडी पढ़ा है हमारे कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो में। तो मैंने आपको जब अलग अलग कंडीशन के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये कंडीशन पढ़ाई थी इन दोज प्लांट्स जो कि विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। तो देखो यहां पर जो हमको इंडिकेशन मिल रहे हैं ना, दैट इज सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, और यहां पर जो फ्लावर्स बीइंग इनकॉन्स्पिकुअस क्योंकि वो साइज में छोटे होते हैं, दे आर पैक्ड इनटू अ क्लस्टर जिसे हम इनफ्लोरेसेंस बुलाते हैं। तो ऐसे में ये सारी की सारी जो अडैप्टेशंस हैं दोज वर टू एंश्योर पॉलिनेशन बाय विंड, यानी कि हमने एनेमोफिलस पॉलिनेशन के केस में ये कंडीशन देखी थी ना। तो बच्चों इसका आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए इस केस में? ऑब्वियसली ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट इन दिस केस। तो विंड वुड बी दैट एजेंसी जो कि पॉलिनेट करती है ऐसे फ्लावर्स को जिनकी ओवरी में आपको सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है और जो कि क्लस्टर्ड फॉर्म में आपको यानी कि पैक्ड नजर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ एन इनफ्लोरेसेंस। ये सारी कंडीशन इंडिकेट कर रही है टुवर्ड्स फैमिली पोएसी, है ना, जिसमें आपके सीरियल्स आते हैं। तो यहां पर आपको वो कंडीशन जो है वो विंड पॉलिनेशन के केस में नजर आती है। हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी इन दिस केस। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 को, दैट इज फ्रॉम नीट 2018। The question says which of the following has proved helpful in preserving the pollen as fossil। तो भाई pollen को fossil के फॉर्म में अगर हमें प्रिजर्व करना है तो इनमें से किस चीज की प्रेजेंस आपको हेल्प करती है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए pollen kit, ऑप्शन बी ऑयल कंटेंट, ऑप्शन सी सेल्यूलोसिक इंटाइन या ऑप्शन डी स्पोरोपोलेनिन। आई नो दैट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन जो कि उनके pollen wall की एक्साइन लेयर में डिपॉजिटेड होती है। आई होप यू ऑल रिमेंबर दोज बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे स्पोरोपोलेनिन से रिलेटेड। तो देखो स्पोरोपोलेनिन के बारे में मैंने आपको बताया था दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस जो कि आपको देखने को मिलता है इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, दैट मीन्स ये हाई टेम्परेचर से भी अफेक्ट नहीं होता है। इवन आप हाईली अल्कलाइन या एसिडिक कंडीशन भी दोगे तो भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और तो और ये बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट है। दैट मीन्स कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं बना है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। सो इट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट
बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। बिकॉज अभी तक कोई भी एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके, हेंस आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हो फॉर सो मेनी इयर्स एज फॉसिल्स। ओके, सो द करेक्ट रीजन फॉर विच बिकॉज ऑफ विच हम अपने पॉलन को स्टोर करके रख सकते हैं एज फॉसिल फॉर सो मेनी इयर्स वुड बी द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। तो बच्चों, नेक्स्ट वी हैव ऑन स्क्रीन इज अवर प्रॉब्लम नंबर 7 दैट सेज which one of the following plants shows a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other। तो देखो बच्चों, आपसे बोला जा रहा है टू फाइंड आउट दैट प्लांट जिसका की एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप देखा जाता है विद अ स्पीशीज ऑफ मॉथ, और ये इतना क्लोज या इंट्रिकेट रिलेशनशिप है बिटवीन दीज टू स्पीशीज सच दैट नन ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई एक भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हाइड्रिला, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी यूका या ऑप्शन डी वायला। तो आपको पहचानना है वो प्लांट जो कि एक मॉथ की स्पीशीज के साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप एग्जिबिट करता है। तो बेसिकली याद कीजिए, हमने इसको पर्टिकुलरली पढ़ा हुआ है एंड दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। याद है आप सभी को, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल था। इसको हम अपने कॉन्सेप्ट एडॉन वीडियो में ऑलरेडी पढ़कर आए हैं एंड दैट पर्टिकुलर प्लांट वाज द यूका प्लांट। याद है आप सभी को? तो यूका प्लांट के ऊपर ही इस मॉथ का नाम भी रखा गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूका मॉथ। तो देखो यहां पर जो यूका मॉथ है, लेट मी राइट दैट डाउन, जो आपका यूका मॉथ है जिसका नाम है प्रोन्यूबा यूकासेला। Okay, so Pronuba yuccasella is the name of this moth जिसके साथ yucca plant shares this close relationship. Okay, तो यहाँ पर बेसिकली वो कंडीशन हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं जो कि आपको देखने को मिलती थी इस टाइप के रिलेशनशिप में। So what used to happen is इस yucca plant की जो ओवरी है उसमें ना आप देखोगे ये yucca moth एक होल ड्रिल करता है। ओके, और उस होल ड्रिल करने के बाद इस ओवरी की जो ओवेरियन कैविटी है विच इज कॉल्ड द लॉक्यूल, उस लॉक्यूल में वो अपने एग्स ले करता था। तो इमेजिन दिस कंडीशन, देखो क्या होगा, यू विल फाइंड ये अगर ओवरी है तो ओवरी में उसने एक होल ड्रिल किया, ओके दिस वे, और उस होल ड्रिल करने, अब देखो यहां पर क्या कंडीशन प्रेजेंट होगी बच्चों, यहां पर आपका ओव्यूल भी प्रेजेंट है। ओके, ओवर हियर लाइक दिस। तो देखो ओव्यूल भी प्रेजेंट है और यहां पर जो होल ड्रिल हुआ है दैट इज डन बाय, लेट मी राइट दैट डाउन, यहां पर बना ही देते हैं। सो ओके, सो ये है वो मॉथ, इमेजिन, और ये मॉथ ने यहां पर होल ड्रिल किया है और अपने एग्स को इस ओवेरियन कैविटी में ले किया हुआ है। ठीक है, ओके, और इस पर्टिकुलर होल को सील करने के लिए ये जो मॉथ है वो पॉलन ग्रेन्स का डिपोजिशन कर देती है। तो यहां पर पॉलन्स जो हैं वो मॉथ जो है यूज करती है टू सील दिस होल, और यहां पर वो ले करती है अपने एग्स को। तो ओवर हियर दीज आर दी एग्स ऑफ मॉथ विच आर प्रेजेंट इन दी ओवेरियन कैविटी विच इज द लॉक्यूल। तो देखो अब आप ये देखो कि इन एग्स को ले करने के बाद उन्होंने इसको पॉलन से सील किया है। अब पॉलन्स जिनके पास मेल गैमीट्स प्रेजेंट है वो कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाए कर रहे हैं टू द ओव्यूल जिसके पास फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर मॉथ है वो हेल्प कर रहा है इस प्लांट के केस में फर्टिलाइजेशन करवाने में। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, वन ऑफ द पॉलन जो कि यहां पर एज अ सील इस्तेमाल किया गया था उसमें से मेल गैमीट, देखो वो पॉलन जर्मिनेट करके मेल गैमीट को आपके ओव्यूल तक पहुंचाएगा जहां पर वो फर्टिलाइज कर जाएगा विद द एग लीडिंग टू द फर्टिलाइजेशन, राइट। तो ऐसे में आपने देखा ये जो यूका मॉथ है उसके देखो एग को भी एक प्रोटेक्टिव जगह मिल गई जहां पर वो अपने नरिशमेंट अंडरगो कर सकते हैं और वो हैच हो सकते हैं इनटू द लार्वा। वाइल उतनी ही टाइम पे आप देखो इस प्लांट को क्या बेनिफिट मिला, प्लांट को ये बेनिफिट मिला कि उसका पॉलिनेशन हो गया, ओके, जो कि कोई और इंसेक्ट कैरी आउट नहीं कर सकता था। तो यहां पर ये म्यूचुअलिज्म है, यानी कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो कि इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में दोनों को ही फायदा है। इस पर्टिकुलर यूका प्लांट को फायदा कैसे है, बिकॉज उसका पॉलिनेशन करवा रहा है ये पर्टिकुलर मॉथ, और मॉथ को फायदा कैसे है क्योंकि उसको अपने एग ले करने के लिए एक प्रोटेक्टेड जगह मिल गई है, ओके, जहां पर वो एग जो है वो फर्दर
कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर डेवलप हो सकते हैं इनटू द लार्वा। सो ये जो कंडीशन आपको डेवलप होती हुई नजर आ रही है, दिस इज गोइंग टू लीड टू अ कंडीशन जो कि है एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ओके, तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को ही फायदा हुआ ना। और ये वाला जो एग्जांपल है, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एंटोमोफिली, और ये वाला एग्जांपल हम हर बार रेफर करते भी हैं। ओके, सो ऑप्शन सी, यूका इज गोइंग टू बी दैट प्लांट जो कि एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप शो करेगा विद द मॉथ स्पीशीज विच इज द यूका मॉथ और द प्रोन्यूबा यूकासेला। हेंस ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट इन दिस केस। तो बच्चों, नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉब्लम नंबर 8 that says pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of. So options है हमारे, ऑप्शन ए -120 डिग्री सेल्सियस, बी -196 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -80 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी -160 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बच्चों, हमसे बोला जा रहा है बेसिकली टू फाइंड आउट कि भाई पॉलन ग्रेन्स को अगर हमें स्टोर करना है लिक्विड नाइट्रोजन पे फॉर सेवरल ईयर्स, तो कितने टेम्परेचर पे हमें उसे स्टोर करना होगा। यू नो वेरी वेल, ये जो pollen grains की प्रिजर्वेशन की प्रोसेस है अंडर वेरी अल्ट्रा लो टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, और उसके लिए जो टेम्परेचर हम इस्तेमाल करते हैं दैट वाज -196 डिग्री सेल्सियस व्हिच वी हैड आल्सो स्टडीड इन आवर कॉन्सेप्ट एट आवर वीडियो। हेंस द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन बी इन दिस केस। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 पर, दैट सेज डबल फर्टिलाइजेशन इज। तो बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन ए सेज फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट्स ऑफ अ पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग्स। तो भाई पोलन ट्यूब में प्रेजेंट 2 मेल गैमीट्स का फ्यूजन होगा 2 डिफरेंट एग्स के साथ। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, यू नो वेरी वेल, ये टोटली रॉन्ग है रिगार्डिंग दी डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज 2 मेल गैमीट्स तो प्रेजेंट होते हैं पोलन ट्यूब में, बट 2 एग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इन द एम्ब्रायो सैक। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गई। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट्स विद 1 एग। तो क्या एक एग से जाके दोनों मेल गैमीट्स जो कि आपके पोलन ट्यूब में प्रेजेंट थे वो जाके उससे फ्यूज कर जाएंगे? नो ना, दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना, बट ये सिर्फ एक इवेंट को सिग्निफाई कर रही है या फिर इंडिकेट कर रही है। याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपका एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ यानी कि 3 स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज करने वाले थे, और उस कंडीशन को या उस इवेंट को हम बुलाते थे ट्रिपल फ्यूजन, और वो रिजल्ट करता था इनटू अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर व्हिच वाज कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये कंडीशन जो है वो बेसिकली एक ही इवेंट को इंडिकेट कर रही है। व्हाट अबाउट द सेकंड इवेंट? क्योंकि हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, यहां पर तो एक ही फर्टिलाइजेशन की इवेंट बताई जा रही है। तो ये वाला जो ऑप्शन है दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ओके, वाइल अगर हम देखें ऑप्शन डी में मेंशन है 2 इवेंट्स विच आर सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। याद है सिनगैमी में क्या होता था? सिनगैमी वाज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि आपका मेल गैमीट जाके फर्टिलाइज करता था विद द एग, वाइल ट्रिपल फ्यूजन में आपको एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करते हुए नजर आते थे। तो ये जो 2 इवेंट्स एक साथ अगर करते हैं दे आर टुगेदर रेफर टू एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हमने ऑलरेडी हमारे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में ऐसे ही पढ़ा था ना कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज द सम ऑफ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। हेंस द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन डी इन दिस केस। तो बच्चों, आइए देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 को, दैट सेज विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। तो भाई विंग्ड पोलन ग्रेन्स आपको इनमें से किन पर्टिकुलर प्लांट में देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए इज मस्टर्ड, ऑप्शन बी इज मैंगो, ऑप्शन सी साइकस, या ऑप्शन डी पाइनस। तो बच्चों, आई होप आपको याद होगा ये कंडीशन आपको जिम्नोस्पर्म के प्लांट में देखने को मिलती थी, बट ऊपर के 2 एग्जांपल मस्टर्ड और मैंगो तो एंजियोस्पर्म्स हैं, इसका मतलब ये दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकते, राइट? नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली साइकस एंड पाइनस। तो बच्चों, विंग्ड कंडीशन ऑफ द पोलन ग्रेन वाज सीन इन द पाइनस। ओके, तो बेसिकली आपको पोलन ग्रेन जो पाइनस का देखने को मिलेगा उसमें ना आपको कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती थी। तो देखो यहां पर ना व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज ऐसे आपको 2 विंग जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते थे। ये जो विंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो एक्सपैंडेड अपेंडेजेस हैं इस पोलन ग्रेन के, ये हेल्प करते हैं आपके पोलन ग्रेन को ऑफ द पाइनस टू फ्लोट इजीली इन द एयर, क्योंकि जो पाइनस वाले प्लांट्स हैं दे आर विंड पॉलिनेटेड, है ना? तो ऐसे में वो इजीली फ्लोट कर सके इन द एयर, फॉर दैट पर्पस Pinus have winged pollen grains. उनमें ये आपको wings देखने को मिलते हैं। तो these structures are nothing but the wings. Okay? So I hope this question is very clear to all of you. And this was a very, very easy question too. Right? So the correct answer is option D, Pinus. तो चलो बच्चों बढ़ते हैं problem number 11 की तरफ. That is from NEET 2019. And the question says, in some plants, the female gamete develops into the embryo without fertilization. So भाई बिना फर्टिलाइजेशन के कई बारी कुछ प्लांट्स में आपको फीमेल गैमीट डायरेक्टली एम्ब्रायो में कन्वर्ट होते हुए या फिर डेवलप होते हुए नजर आती है।
तो इस फिनोमिना को हम क्या बुलाते हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सिनगैमी, ऑप्शन बी पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन सी पार्थिनोजेनेसिस या ऑप्शन डी ऑटोगैमी। तो भाई अगर हमसे बोला जा रहा है कि बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है तो इसका मतलब सिनगैमी तो करेक्ट हो नहीं सकता, बिकॉज सिनगैमी इटसेल्फ बताता है यहां पर फ्यूजन होने वाला है गैमीट्स का, तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ऑटोगैमी देखो, ऑटोगैमी जो है अनदर टर्म है फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, जहां पर आपके पॉलन फ्रॉम दी एंथर आर गोइंग टू फॉल और लैंड ओवर दी स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो अब जब पॉलन उस स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा तो वो इसका मतलब पॉलन ट्यूब भी बनाएगा। पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट होंगे मेल गैमीट्स जो जाके आपके ओव्यूल में प्रेजेंट एम्ब्रायो सैक के अंदर जो एग होता है उसको फर्टिलाइज कर देगा, तो वहां भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। अब बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इन दो टर्म्स में है, दैट इज पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस। बट रिमेंबर द डिफरेंस हैज टू बी देयर। देखो पार्थिनोजेनेसिस की कंडीशन यहां पर करेक्ट है बच्चों। देखो पार्थिनोजेनेसिस में आप देखोगे जो आपका फीमेल गैमीट है, ये आपको याद रखना है, फीमेल गैमीट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द एम्ब्रायो। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी एब्सेंट और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। ओके तो इसका मतलब जो फीमेल गैमेट यहां पर हेप्लॉइड था वो गिव राइज करेगा आपके हेप्लॉइड एम्ब्रायो को। दिस कंडीशन इज पार्थिनोजेनेसिस, हेंस ये करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन इट कम्स टू पार्थिनोकार्पी, कार्पी वर्ड इटसेल्फ बताता है कि यहां पर आपको फॉर्मेशन होने वाला है फ्रूट का। तो देखो यहां पर जब भी आपका एक अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, देखो वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरी ओवर हियर, सो अगर ओवरी फर्टिलाइजेशन ना शो करके फर्टिलाइजेशन शो ना करे और डायरेक्टली एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बुलाते हैं पार्थिनोकार्पी। सो रिमेंबर दिस प्रोसेस इज पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो आप देखोगे पार्थिनोजेनेसिस में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा फ्रॉम द गैमीट, व्हाइल पार्थिनोकार्पी में, कार्पी वर्ड बता रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम दी ओवरी, वो भी फर्टिलाइजेशन के बिना। तो यहां पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है बच्चों, दोनों ही केस में फर्टिलाइजेशन के बिना हो रहा है, बट जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं और जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट। हेंस ऑप्शन सी इन दिस करेक्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 12 को, दैट सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट। तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है कि दिए हुए इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या फिर डेवलपमेंटल इवेंट्स को जो कि आपको फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, आपको फाइंड करना है इनमें से वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो कि बेसिकली रॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया है या इंडिकेट कर रहा है। ओके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। सेंट्रल सेल याद है आप सभी को बच्चों, हमारे एम्ब्रायो सैक जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका सबसे बड़ा सेल याद है, वो जो बड़ा सा सेल आपको देखने को मिलता था। लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज इट। तो अगर ये आपका एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो सैक जो बड़ा सा सेल आपको ये देखने को मिल रहा है जिसके बीचों बीच आपको दो पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, दिस इज द सेंट्रल सेल, याद है ना। और आपको यहां पर चलाजल एंड की तरफ देखने को मिलते थे 3 एंटीपोडल सेल्स, और यहां पर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड आपको देखने को मिलते हैं द एग एपरेटस। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिग सेल जो कि है द सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल में आपको दो पोलर न्यूक्लियाई यानी कि जिन्हें हम सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई भी बुलाते हैं वो प्रेजेंट है। तो आपको याद होगा बच्चों ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, दीज आर योर पोलर न्यूक्लियाई, इनसे जाके आपका एक मेल गैमीट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, आपको याद होगा ना जो मेल गैमीट था, एक मेल गैमीट वो इससे फ्यूज कर जाता था टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्दर डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म जो कि एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। ओके और ये जो एंडोस्पर्म बनता है दिस इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। तो इसका मतलब आपने देखा जो आपका सेंट्रल सेल है, दिस सेंट्रल सेल उसका न्यूक्लियाई
जो है वो फ्यूज करके मेल गैमीट से एंडोस्पर्म इवेंचुअली फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब सेंट्रल सेल विल डेफिनेटली डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। दैट मींस ये वाला जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट ना। तो हमें तो फाइंड करना था इनकरेक्ट वन को ना, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। फाइन, चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रायो सैक। क्या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? क्या ओव्यूल डेवलप होके एम्ब्रायो सैक में कन्वर्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? याद कीजिए, नहीं ना। ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रायो सैक, क्योंकि ओव्यूल क्या है? इट इज द मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपको क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा? फीमेल गैमेटोफाइट विच इज द एम्ब्रायो सैक। बट क्या ओव्यूल्स मैच्योर होके एम्ब्रायो सैक बनते हैं? नो। दैट मींस यही वो स्टेटमेंट है जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट को इनकरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो बता सकता है कोई कि ओव्यूल्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन किन स्ट्रक्चर्स में डेवलप होते हैं? यस, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैच्योर होके फॉर्म करते हैं द सीड, नॉट द एम्ब्रायो सैक। इसका मतलब यही वो ऑप्शन था विच वॉज इनकरेक्ट। वाइल अगर हम ऑप्शन सी एंड डी को भी देख लें तो देखिए ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। यस, दैट्स वेरी ट्रू। ओवरी ही तो मैच्योर करके फ्रूट बनाती है, तो इसका मतलब ये वाला जो पोस्ट डेवलपमेंटल इवेंट है ये भी करेक्ट है। इसका मतलब इसको भी एलिमिनेट करना पड़ता। एंड वी हैव ऑप्शन डी दैट सेज zygote develops into embryo। यस, जो जाइगोट फॉर्म हुआ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट, वो फर्दर डेवलप करेगा, डिवाइड करेगा बाय सेल्युलर डिविजन्स एंड फॉर्म द मल्टी सेल्युलर एम्ब्रायो। तो इसका मतलब ये वाला जो इवेंट है ये भी करेक्ट है। इसका मतलब हमें इसे भी एलिमिनेट करना पड़ता। हेंस द ऑप्शन बी इन दिस केस वुड बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 की ओर। दैट सेज परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। तो बच्चों यूजुअली सीड के डेवलपमेंट में जो न्यूसेलस के सेल्स होते हैं दे आर यूजुअली कंज्यूम्ड, क्योंकि वो न्यूट्रिटिव है ना, तो उनसे नरिशमेंट जो है वो लेता जाता है एक डेवलपिंग जो आपका ओव्यूल है। और उस टाइम पर आप देखोगे कि ये जो न्यूसेलस है मोस्ट ऑफ द केस में इट डिसअपियर्स। बट कुछ ऐसे सीड्स भी होंगे जिनमें आपको न्यूसेलस देखने को मिलेगा जो कि पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो पाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो उस टाइम पर आपको जो वो लेयर देखने को मिलती है ऑफ द परसिस्टेंट न्यूसेलस, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए हाइलम, ऑप्शन बी टेगमेन, ऑप्शन सी चलाजा, या ऑप्शन डी द पेरिस्पर्म। एंड द करेक्ट आंसर वुड बी पेरिस्पर्म। याद है आप सभी को? ऑप्शन डी पेरिस्पर्म इज करेक्ट, बिकॉज पेरिस्पर्म ही बताता है उस परसिस्टेंट लेयर ऑफ न्यूसेलस को। वाइल अगर आप कंफ्यूज थे विद हाइलम, तो हाइलम आपको याद होगा, हाइलम वो पॉइंट है जहां पर ओव्यूल की बॉडी और जो उसका फ्यूनिकल है दैट इज द स्टॉक वो ज्वाइन होते हैं या फिर आपस में फ्यूज होते हैं। अगर मैं इसको आपको एक एनाट्रोपस ओव्यूल की फॉर्म में दिखाऊं तो ये वाली कंडीशन की बात हो रही है। सो आप देख रहे हो ना, इस तरीके से आपको एक एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है ना। तो इस एनाट्रोपस ओव्यूल में देख रहे हो इस पॉइंट पे ये जो स्टॉक है दिस इज द फ्यूनिकल, और ये आपका बॉडी है, दिस इज द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। तो जिस पॉइंट पे फ्यूनिकल दैट इज द स्टॉक एंड द बॉडी आर गोइंग टू फ्यूज, दिस पॉइंट देख लो ये वाले पॉइंट पे ये आपस में फ्यूज कर रही हैं, तो दिस पॉइंट इज नोन एज हाइलम। ठीक है, बट न्यूसेलस तो यहां प्रेजेंट होता है ना इनसाइड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। इसका मतलब ये तो करेक्ट नहीं हो सकता था। देन टेगमेन की बात करें बच्चों, टेगमेन क्या है? टेगमेन इज गोइंग टू बी जो इनर इंटेग्यूमेंट से डेवलप होने, बिकॉज आपको पता है ना ओव्यूल जो है वो आगे जाके सीड में मैच्योर होती हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है कि आउटर आपको इंटेग्यूमेंट मिलेगा, एक इनर इंटेग्यूमेंट मिलेगा। जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो आगे जाके आपके सीड कोट की इनर लेयर बनाता है विच इज कॉल्ड टेगमेन। तो टेगमेन क्या है? इट इज बेसिकली द मैच्योर्ड इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, वाइल जो बाहर वाला आउटर इंटेग्यूमेंट है इट मैच्योर्स इनटू टेस्टा विच इज द आउटर मोस्ट कोट ऑफ द सीड कोट। राइट, ओके, तो टेगमेन भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। देन वी हैव चलाजा। चलाजा इज नथिंग बट द बेसल पोर्शन ऑफ योर ओव्यूल्स बॉडी। तो ओव्यूल की बॉडी का ये जो बेसल पोर्शन नजर आ रहा है ना ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल, दिस इज चलाजा। इसका मतलब ये भी न्यूसेलस नहीं है ना। हेंस द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन डी पेरिस्पर्म। आई होप दैट इज क्लियर। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 14 को। दैट सेज व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट्स डिस्चार्ज्ड इन द सिनर्जिड। तो बच्चों सिनर्जिड पे डिस्चार्ज होने वाले जो मेल गैमीट्स हैं आखिर उनका क्या होता है? व्हाट इज गोइंग टू बी देयर फेट? ओके, सो यू नो वेरी वेल आपके ये जो मेल गैमीट्स आ रहे हैं दे आर कमिंग इन द पोलर ट्यूब।
राइट तो बेसिकली हम यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं उस कंडीशन को जो कि आपको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तभी तो आपको बेसिकली इन मेल गैमीट्स का क्या होगा वो पता चलेगा ना। तो देखो यहां पर आई एम ड्रॉइंग द एम्ब्रायो सैक। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, ये एम्ब्रायो सैक है। अब देखो ये जो बड़ा सा सेल आपको देखने को मिल रहा है, एज आई टोल्ड यू दिस इज दी सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल में आपको दो न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे जिन्हें हम सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई या फिर पोलर न्यूक्लियाई भी बुलाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो एक तरफ आपका चलाजल एंड है, चलाजल एंड पे आपको 3 सेल्स देखने को मिलते हैं। दीज 3 सेल्स आर कॉल्ड दी एंटीपोडल्स। क्लियर है, ओके। एंड टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर एंड, इफ दिस इज अ माइक्रोपाइलर एंड, आपको यहां पर एग एपरेटस देखने को मिलेगा जिसमें यू विल सी 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग, फाइन, जो कि आपका फीमेल गैमीट है। यहां पर ये आपका न्यूक्लियस है एग का और ये उसका वैक्यूल है। सिमिलरली आपको यहां पर देखने को मिलेगा द न्यूक्लियस ऑफ द 2 सिनर्जिड्स आर गोइंग टू बी हियर एंड ऊपर वाला रीजन जो है वो वैक्यूल से ऐसे कवर्ड होगा। ठीक है, और सिनर्जिड्स में यू रिमेंबर आपको यहां पर ऐसे फिलिफॉर्म एपरेटस भी देखने को मिलते थे। तो आपको इतनी चीज तो याद होगी। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वील ट्राई टू सी कि जब एक पोलन ट्यूब आता है टुवर्ड्स द एम्ब्रायो सैक, ठीक है, तो क्या कंडीशन मिलेगी। सो लेट अस इमेजिन कि ये एक पोलन ट्यूब आया है एंड ये अपने साथ कैरी करके ला रहा है द मेल गैमीट्स। ओके, तो पोलन ट्यूब में आपको पता है 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं और पोलन ट्यूब को एम्ब्रायो सैक के अंदर गाइड करता कौन है, दीज फिलिफॉर्म एपरेटस जो कि सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब एक पोलन ट्यूब अंदर जाता है तो आप देखोगे यहां पर बाहर जो कंडीशन है दैट इज गोइंग टू बी इस तरीके से डेवलप होती है सच दैट आपका जो पोलन ट्यूब है वो जाके रप्चर कर जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, आपके जो पोलन ट्यूब जब रप्चर होता है तो 2 मेल गैमीट्स वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। ओके, अब इनमें से एक जो गैमीट है वो जाके फर्टिलाइज करता है एग को। ओके, सो मेल गैमीट फीमेल गैमीट यानी कि एग को फर्टिलाइज करेगा एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड द सिनगैमी, राइट। और सिनगैमी जो है वो पहला इवेंट है डबल फर्टिलाइजेशन का, वाइल जो ये दूसरा मेल गैमीट है ये जाके फ्यूज करता है विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि आगे जाके डेवलप होता है इनटू द एंडोस्पर्म। तो देखो क्या फेट देखने को मिला, एक मेल गैमीट जाके फ्यूज करेगा विद द एग और दूसरा जाके फ्यूज करेगा विद द पोलर न्यूक्लियाई जिन्हें हम सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई भी बुलाते हैं। तो आइए फाइंड करते हैं इस फेट को इन दीज ऑप्शंस। सो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 1 फ्यूजेस विद द एग एंड द अदर फ्यूज या फ्यूजेस विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या इनमें से एक जो है वो ऑलरेडी देखो यहां पर एग से फर्टिलाइज करा रहा है, दूसरा जाके क्या सिनर्जिड के न्यूक्लियस से बाइंड कर रहा है या फिर फ्यूज कर रहा है? नहीं ना, इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है this is totally incorrect. Fine, okay, then we have option B that says 1 fuses with the egg and the other fuses with the central cell nuclei. Perfectly correct statement. यही तो हमें ढूंढना था, एक जाके एग से फर्टिलाइज करेगा और दूसरा जाके फ्यूज करेगा विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई जैसे हम क्या बुलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई ऑल्सो। तो इसका मतलब ये वो ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इन दिस केस वुड बी करेक्ट। अगर हम सी को भी देख लें तो देखो क्या बोला जा रहा है, 1 fuses with the egg and other degenerates in the synergid। नहीं, दूसरा भी जाके फ्यूज करेगा विद द पोलर न्यूक्लियाई। और यहां बोला जा रहा है ऑल फ्यूजेस विद द एग, क्या दोनों के दोनों जो मेल गैमेट्स हैं वो एक ही एग से जाके फ्यूज कर जाते हैं? नहीं ना, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है। सो द ऑप्शन व्हिच इज फाइनली करेक्ट वुड बी ऑप्शन बी इन दिस केस। आई होप यू गॉट दिस आंसर वेरी वेल। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 15 दैट इज फ्रॉम नीट 2020 एंड द क्वेश्चन सेज द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट। तो भाई ओव्यूल की जो बॉडी है वो फ्यूनिकल से जिस पॉइंट पे अटैच्ड होती है या फिर फ्यूज होती है उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? फ्यूनिकल। आई होप यू ऑल रिमेंबर द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चलाजा, ऑप्शन बी हाइलम, ऑप्शन सी माइक्रोपाइल या फिर ऑप्शन डी न्यूसेलस। आई होप यू रिमेंबर, मैंने पहले भी इसको ड्रॉ करके आपको बताया है। अगर ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है बच्चों, सो ये कंडीशन जो आपको देखने को मिल रही है तो आप देखोगे इस पॉइंट पे ये जो स्टॉक है दैट इज द फ्यूनिकल वो आपके बॉडी ऑफ द ओव्यूल से ज्वाइन हो रहा है या फिर फ्यूज हो रहा है। तो ये जो पॉइंट देखने को मिल रहा है जहां पर बॉडी और फ्यूनिकल जो है वो फ्यूज हैं, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइलम।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इस केस में? ऑप्शन बी हाइलम, राइट। चलाजा नहीं हो सकता है, चलाजा जो है वो आपके ओव्यूल की बॉडी का बेसल पोर्शन है, ये वाला, दिस इज द चलाजा, ठीक है। माइक्रोपाइल नहीं हो सकता है बिकॉज ये वो रीजन है जहां इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है इनसाइड द ओव्यूल्स बॉडी, एंड न्यूसेलस इज गोइंग टू ऑक्यूपाई दिस सेंट्रल स्पेस ऑफ द ओव्यूल बॉडी, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है आपके फ्यूनिकल का विद द ओव्यूल बॉडी वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय हाइलम, हेंस ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद प्रॉब्लम नंबर 16। द क्वेश्चन सेज द प्लांट पार्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अदर। तो बच्चों यहां पर आपको कुछ केसेस दे रखे हैं जहां पर आपको कुछ प्लांट पार्ट्स मेंशन्ड है और आपको बताना है उन पर्टिकुलर केसेस को जो कि पोजेस कर रहे हैं दो जनरेशंस वन विद इन द अनदर। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन में बात की जा रही है दो जनरेशंस की, तो आपको याद होना चाहिए कि एक प्लांट की लाइफ साइकिल में आपको दो जनरेशंस देखने को मिलती हैं। वन इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड द अदर इज द गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो देखो बच्चों स्पोरोफिटिक जनरेशन आप जानते हो इनके जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस जनरेशन में दे आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड, वाइल जो दूसरी जनरेशन है विच इज कॉल्ड गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब बच्चों ये जो जनरेशन प्रेजेंट है दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑल हेप्लॉइड सेल्स। सारे के सारे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे इस जनरेशन में दे आर ऑल गोइंग टू बी हेप्लॉइड, ठीक है। तो भाई हमें बेसिकली इन पर्टिकुलर जो केसेस हैं उनमें प्रेजेंट जिन प्लांट पार्ट्स की बात की जा रही है उनमें ये चेक करना है कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स यानी कि डिप्लॉयड और हेप्लॉयड स्ट्रक्चर वन विद इन द अदर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर फर्स्ट केस में क्या आपको मेंशन है। फर्स्ट केस में वी हैव पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर। तो आपको पता है एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, इजंट इट, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन्स के बारे में बच्चों एक चीज रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं इक्विवेलेंट टू द मेल गैमेटोफाइट, मतलब ये गैमेटोफिटिक हैं। अब अगर ये गैमेटोफिटिक है तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी? ऑब्वियसली हेप्लॉइड। तो इसका मतलब जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे आर हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। वाइल जो एंथर है, एंथर इज अ पार्ट ऑफ योर स्टेमन जो कि है द माइक्रोस्पोरोफिल जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, याद है ना, क्योंकि स्टेमन इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर और फ्लावर अटैच्ड है टू द मेन बॉडी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट और एंजियोस्पर्म की जो मेन बॉडी है दैट इज डिप्लॉयड, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर दिस एंथर इज डिप्लॉयड। तो यहां पर देखो आपको ये गैमेटोफिटिक जनरेशन देखने को मिल गई एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो हेप्लॉइड और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दोनों देखने को मिला ना, तो इसका मतलब ये वो केस है जहां पर आपको दो जनरेशन यानी कि जो आपको वन विद इन द अदर देखने को मिल रही हैं वो यहां पर आपको प्रेजेंट है, नजर आ रही हैं, राइट। देन वी हैव इज द सेकंड केस जहां पर बोला जा रहा है जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद द टू मेल गैमेट्स। पॉलन ग्रेन जर्मिनेटेड कंडीशन में, तो देखो पॉलन ग्रेन ऑलरेडी मैंने बताया ये मेल गैमेटोफाइट है, इसका मतलब इसकी प्लॉइडी क्या हुई? ऑब्वियसली हेप्लॉइड। तो ये आपका हेप्लॉइड है। देन वी हैव द टू मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स भाई बनते हैं फ्रॉम द मेल गैमेटोफाइट इटसेल्फ, तो इसका मतलब यहां पर जो इनकी प्लॉइडी होगी, क्योंकि गैमेट्स है ना भाई, गैमेट्स तो हमेशा हेप्लॉइड होते हैं, तो इसका मतलब यहां पर दोनों जो जनरेशंस प्रेजेंट हैं यू नो इनसाइड द पॉलन ग्रेन जो आपको मेल गैमेट्स देखने को मिलेंगे वो भी कैसे होंगे? हेप्लॉइड होंगे। तो क्या यहां पर दो जनरेशन देखने को मिल रही हैं? नहीं ना, बिकॉज दीज टू स्ट्रक्चर्स जो यहां मेंशन्ड हैं दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग द गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर दो जनरेशन वन विद इन द अनदर नहीं देखने को मिल रही है, सो वी विल हैव टू एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। देन वी हैव इज द थर्ड केस जहां बोला जा रहा है सीड इनसाइड द फ्रूट। तो देखो सीड इनसाइड द फ्रूट हो रही है बात, सीड किससे डेवलप होता है? याद करो आपके ओव्यूल से, याद है ना। ओव्यूल क्या है बच्चों? विच इज अ मेगास्पोरेंजियम, और वो स्ट्रक्चर जो है दैट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड, ठीक है। तो योर सीड इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्योंकि वो ओव्यूल से जनरेट हो रहा है विच इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। और जो फ्रूट है बच्चों, फ्रूट किससे डेवलप होता है? फ्रॉम द ओवरी, और ओवरी भी क्या है? इट इज ऑल्सो स्पोरोफिटिक, यानी कि वो भी क्या होगा? ओवरी इज गोइंग टू बी योर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो दोनों जनरेशन प्रेजेंट हैं दे आर ऑल स्पोरोफिटिक। इसका मतलब यहां पर भी दो जनरेशन वन विद इन द अनदर नहीं देखने को मिल रही है। दिस मींस ये वाला जो केस है इट ऑल्सो नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। फाइनली वी आर लेफ्ट विद द केस 4 जिसमें बोला जा रहा है एम्ब्रायो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो देखो बच्चों
एम्ब्रायो सैक क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्ब्रायो सैक रिप्रेजेंट करता है द फीमेल गैमेटोफाइट, और अगर ये फीमेल गैमेटोफाइट है इसका मतलब ये हेप्लॉइड होगा। एंड अगर हम बात करें आपके ओव्यूल की, विच इज द मेगास्पोरेंजियम, अगर ओव्यूल की बात की जा रही है तो ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है, मतलब वो डिप्लॉइड होगा बिकॉज इट रिप्रेजेंट दी स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो यहां पर भी आपको दो जनरेशन यानी कि एक हेप्लॉइड और एक डिप्लॉइड जनरेशन वन विद इन दी अनदर देखने को मिली ना। दैट मींस ये वाला जो केस है ये भी हमारे क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है। तो आइए देखते हैं फ्रॉम दी ऑप्शंस की आपको कौन कौन सा वो ऑप्शन है जहां पर आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो हमारे केस में हमारा आंसर आना था 1 and 4। तो देखो किस कंडीशन में आपको 1 and 4 देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन ए इटसेल्फ। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 पर फ्रॉम द ईयर 2021। द क्वेश्चन सेज द टर्म यूज्ड for the transfer of pollen grains from the anther of one plant to the stigma of a different plant, which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. Okay, तो बच्चों बेसिकली हमें बताना है उस टर्म को जो कि सिग्निफाई करता है एक ऐसे पॉलिनेशन को जहां पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक प्लांट के एंथर से दूसरे यानी कि एक डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड करेंगे, और इस पॉलिनेशन में आप देखोगे जो भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। ओके चलिए तो हमारे ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। आई नो आप सभी को इसका आंसर पता है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए क्लिस्टोगैमी, ऑप्शन बी जीनोगैमी, ऑप्शन सी गिटनोगैमी या फिर ऑप्शन डी चैस्मोगैमी। तो बच्चों बहुत सिंपल सा आंसर इसका होगा, दैट इज गोइंग टू बी जीनोगैमी, बिकॉज यहां ऑलरेडी बताया गया है दैट देयर आर 2 प्लांट्स इन्वॉल्व, और 2 प्लांट्स में 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन होती है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको कि हम बायोलॉजिकल टर्म में बुलाते हैं जीनोगैमी। जहां पर मैंने आपको बताया था जीनो मीन्स समथिंग विच इज स्ट्रेंज और फॉरेन। ओके तो यहां पर जो मैरिज होने वाली है या पॉलिनेशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर्स और 2 डिफरेंट प्लांट्स, और अगर 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं तो उन प्लांट्स में प्रेजेंट फ्लावर्स का जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होने वाला है, इजंट इट? तो यहां पर जिस कंडीशन की बात हो रही है दैट इज दिस। तो यहां पर सपोज दिस इज 1 प्लांट जहां पर आप देखोगे देयर इज 1 फ्लावर जिसमें प्रेजेंट है आपके द स्टेमेंस, राइट? और यहां पर ये दूसरा प्लांट है और यहां पर आपका ये दूसरा फ्लावर है जहां पर आपका प्रेजेंट है स्टिग्मा। तो आप देखोगे 2 डिफरेंट प्लांट्स जो कि जेनेटिकली डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली यहां पर से इनके जो पॉलन है दे आर गोइंग टू फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। तो ये जो कंडीशन है दिस रिप्रेजेंट जीनोगैमी, ठीक है? व्हाइल अगर आप कंफ्यूज थे विद गिटनोगैमी, गिटनोगैमी मैंने आपको बताया था गिटनो वर्ड का मतलब होता था नेबर, राइट? तो यहां पर जो फ्लावर में पॉलिनेशन होगा दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ठीक है? और वो बस अलग अलग पोजिशन पे होंगे। ओके मतलब प्लांट सेम होगा, फ्लावर जो है वो बगल बगल हो सकते हैं और पॉलिनेशन वहां पर होगा। वाइल क्लिस्टोगैमी में तो फ्लावर खुलता ही नहीं है, तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही नहीं है। चैस्मोगैमी इज अ कंडीशन जहां पर ओपन फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है? तो वहां पर भी चांसेस होते हैं, बट यहां पर सिंस बोला जा रहा है 2 डिफरेंट प्लांट्स में आप पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, एंड दैट इज सिग्निफिकेंटली आपको जो डायरेक्टली बता रहा है दैट इज गोइंग टू बी क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको कि हम जीनोगैमी ही बुलाते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 18 को फ्रॉम नीट 2021, एंड द क्वेश्चन सेज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक एट मैच्योरिटी इज। तो भाई एक टिपिकल जो आपको एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायो सैक है वो इनमें से किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 8 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल्ड, ऑप्शन बी 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, ऑप्शन सी 7 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल, या फिर ऑप्शन डी 7 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। तो भाई आपको बहुत अच्छे से पता है आपका जो टिपिकल एम्ब्रायो सैक एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है दैट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट, दैट मींस 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिला। याद है ना आप सभी को? और इस टाइप के एम्ब्रायो सैक को हम बुलाते थे पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक, जिसमें आपको देखो 7 सेल कैसे देखने को मिलते थे? एक सेंट्रल सेल है 1, ओके, जहां पर आपको चराजल एंड पे 3 एंटीपोडल देखने को मिलते हैं, ओके? तो 3 सेल यहां पे, और यहां पर ये आपका एग एपरेटस जिसमें अगेन आपको 3 सेल देखने को मिलते हैं। तो इन टोटल आपके पास कितने सेल हुए? 3 + 3
6 एंड बड़ा सा ये सेंट्रल सेल वुड बी 7। बट अगर आप न्यूक्लियस को काउंट करोगे तो देखो सेंट्रल सेल के पास भी ना 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो टोटल कितने न्यूक्लियाई हैं? देखो 3 यहां न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ऑफ ईच द सेल, यहां पर भी आपको तीनों सेल के एक एक न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे एंड 2 यहां पर हैं। दैट मींस देयर आर गोइंग टू बी टोटल 8 न्यूक्लियाई। इसका मतलब आवर एम्ब्रायो सैक जो कि आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा वुड बी 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई। हेंस ऑप्शन बी इन दिस केस वुड बी करेक्ट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 19 को। दैट सेज इन सम मेंबर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज pollen grains retain their viability for months after they're released। तो देखो बच्चों आपको इतना बताना है कि इनमें से कौन सी दी हुई फैमिलीज के पेयर्स के कुछ मेंबर्स आपको अपनी पोलन की वायबिलिटी रिटेन करते हुए नजर आते हैं फॉर सेवरल मंथ्स। ओके, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रोजेसी एंड लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन बी पोएसी एंड रोजेसी, ऑप्शन सी पोएसी एंड लेग्यूमिनोसी, या ऑप्शन डी पोएसी एंड सोलेनेसी। तो देखो बच्चों याद करो मेरा टॉपिक पोलन वायबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया है मेरे कॉन्सेप्ट एट ऑन वीडियो में, आपको याद होना चाहिए। तो पोलन वायबिलिटी में मैंने आपको बताया था ये वो पीरियड है जितने समय तक आपका पोलन जो है वो फंक्शनल रह सकता है। और एग्जाम्पल्स में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सबसे पहले सीरियल्स का, जैसे कि राइस एंड व्हीट का, जहां पर पोलन जो है वो बहुत कम समय के लिए ही वायबल रहते हैं। दैट मीन्स दे रिमेन वायबल ओनली फॉर हाउ मच टाइम? याद कीजिए, दैट वाज ओनली 30 मिनट्स। सिर्फ 30 मिनट्स के लिए वो अपनी फंक्शनैलिटी रिटेन रखते हैं, उसके बाद दे बिकम नॉन फंक्शनल। तो इसका मतलब जो भी सीरियल्स हैं जैसे कि आपके ये राइस एंड व्हीट्स हैं, और वो किस फैमिली में आते हैं? दे बिलोंग टू द फैमिली पोएसी। याद है ना, जैसे हम पुराना नाम ग्रामिनी से भी बुलाते थे बट अभी वी कॉल इट पोएसी। तो पोएसी के जो मेंबर्स हैं वो बहुत कम समय तक अपने पोलन की वायबिलिटी रिटेन रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस जिस ऑप्शन में पोएसी मेंशन होगा वो तो करेक्ट नहीं हो सकता ना, बिकॉज उसके मेंबर्स तो सिर्फ 30 मिनट्स तक ही अपनी वायबिलिटी जो है पोलन जो है वो रिटेन रख सकते हैं ना। इसका मतलब जिस जिस ऑप्शन में आपको पोएसी मिल रहा है, देखो ऑप्शन बी, सी एंड डी, ये सभी रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं याद आ रहा हो तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे मेरे कॉन्सेप्ट एंड ऑन वीडियो में उन 3 फैमिलीज के जहां पर पोलन की वायबिलिटी लास्ट करती है फॉर सेवरल मंथ्स। और एग्जांपल्स थे कौन कौन सी फैमिली के? One was Rosaceae, the other was your Leguminosae, and thirdly it was Solanaceae। तो इसका मतलब ये जो 3 फैमिलीज हैं इनके मेंबर्स अपनी पोलन वायबिलिटी सेवरल मंथ्स तक रिटेन रखते हैं। तो यहाँ पर Leguminosae एंड Rosaceae इस ऑप्शन ए में मेंशन है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राइट। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 20 which is from the year NEET 2022। The question says given below are 2 स्टेटमेंट्स। तो बच्चों यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आइए सबसे पहले इन दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1 सेज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो बच्चों बोला जा रहा है जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो विदाउट एनी वेरिएशन ऑटोगैमी ही शो करते हैं। तो देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी कि पहले तो ये पता होना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट दी क्लोज्ड फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जो कि थ्रू आउट देयर लाइफ ओपन नहीं होते हैं, राइट। तो अगर ये ओपन ही नहीं होंगे इसका मतलब वो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही प्रमोट करेंगे विच इज ऑटोगैमी, राइट। तो ऑटोगैमी हमेशा आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में देखने को मिलती थी ना, बिकॉज आपको पता है क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो कोई चांस ही नहीं है कि बाहर से कोई पॉलन जो है वो आके आपके फ्लावर के अंदर एंटर कर जाए और वहां पर उसको पॉलिनेट कर दे। तो दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी परफेक्टली करेक्ट। तो भाई आपका जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 को। This statement says cleistogamy is disadvantageous as there is no chance for cross pollination। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है भाई, क्योंकि यहाँ पर क्लिस्टोगैमी में फ्लावर जो है वो क्लोज रहता है, क्रॉस पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता और ये एक डिसएडवांटेज है फॉर द प्लांट। द रीजन इज बिकॉज आपको पता है जब भी फॉरेन पॉलन आएगा तो इसका मतलब वो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट से आएगा, है ना। तो इसका मतलब उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा और ऐसा पॉलन अगर आके स्टिग्मा पे लैंड करेगा और फर्टिलाइज करेगा एग को तो इसका मतलब इट विल लीड टू वेरिएशंस। बट ऐसी कंडीशन तो यहाँ अराइज ही नहीं होगी बिकॉज फ्लावर इज नॉट गोइंग टू ओपन, बाहर से कोई जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन आ नहीं पाएगा, तो वेरिएशन जो है वो अराइज नहीं कर पाती है इन केस ऑफ दी क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो इसका मतलब दिस इज अ डिसएडवांटेजेस प्रोसेस। बस एक ही एडवांटेज जो आपको क्लिस्टोगैमी को देखने को मिलता है दैट इज अश्योर्ड सीड सेट। बिकॉज यहां पर क्या होगा, क्योंकि जो स्टिग्मा
हैं उन पे आपके पॉलन एंथर से ही आ जाएंगे फ्रॉम द सेम फ्लावर, तो उसका मतलब वहां पर हमेशा पॉलिनेशन अश्योर्ड होगा विच इज ऑटोगैमी, और वहां पर जो है आपके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी अश्योर्ड होगी। अब फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखोगे जाइगोट का फॉर्मेशन भी होता है जो कि आगे एम्ब्रायो में डेवलप होगा, और जो ओव्यूल है वो सीड में डेफिनेटली सेट हो जाएगा। तो यानी कि सीड का जो सेट होना है दैट इज गोइंग टू बी अश्योर्ड इन क्लिस्टोगैमी एंड दैट इज इट्स ओनली एडवांटेज। बट डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये कभी ओपन नहीं होंगे, देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना। तो हमसे बोला जा रहा है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आपको बेसिकली बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट थी। तो हमारे केस में तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना। तो आवर केस अगर हम देखें तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर गोइंग टू बी करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होने वाला है, बाकी के सभी रॉन्ग है। सो फाइनल आंसर विच इज करेक्ट इज ऑप्शन ए इन दिस केस। तो भाई बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 21 को। The question says identify the incorrect statement related to pollination। तो pollination से related आपको incorrect statement को identify करना है बच्चों। पहली जो statement है that says pollination by water is quite rare in the flowering plants। तो flowering plants के केस में जो pollination by water है that is hydrophily वो बहुत rare होती है। एंड जैसा कि मैंने आपको मेरे concept add-on वीडियो में ऑलरेडी बताया है, ये कंडीशन परफेक्टली करेक्ट है बच्चों, क्योंकि pollination by water जो है एक्चुअली में बहुत रेयर फिनोमिना है जो कि आपको सिर्फ 30 जेनरा में देखने को मिलती थी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें मोस्टली आपको मोनोकॉट्स देखने को मिलते थे, राइट। तो इसका मतलब यहां पर ये जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट, एंड इसीलिए इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना। Okay, then we have option B that says pollination by wind is more common amongst the abiotic pollination। तो भाई जितनी भी abiotic agents के थ्रू होने वाली pollination process है उनमें सबसे common जो आपको pollination देखने को मिलेगा that is going to be by wind। तो भाई ये जो statement है ये भी मैंने आपको बताई थी मेरे concept add-on वीडियो में, इसका मतलब ये statement भी perfectly correct है ना। Okay, अगर ये correct है इसका मतलब we will have to eliminate this also। ठीक है। Then we have option C that says flowers produce foul odors to attract flies and beetles to get pollinated। तो भाई फ्लाइज एंड बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर जो है वो फोल ओडर या स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज फ्लाइज एंड बीटल जो है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड फोल ओडर। तो इसीलिए जो फ्लावर्स हैं दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस सच ओडर। तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसका मतलब इसको भी करना पड़ेगा एलिमिनेट। देन फाइनली वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी। अब ये तो करेक्ट होना ही है। देखो यहां बोला जा रहा है मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग द इंसेक्ट्स। तो सारे इंसेक्ट्स में सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं क्या वो मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज हैं? नहीं, इस बात को मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग अगर कोई इंसेक्ट है जो कि पॉलिनेशन को कैरी आउट कराते हैं, दे आर नॉट योर मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज, दे आर गोइंग टू बी द बीज। तो बीज आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग द इंसेक्ट। इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाती इनकरेक्ट, और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसी को तो हमें फाइंड करना था। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो द फाइनल आंसर विच इज करेक्ट इज द ऑप्शन डी इन दिस केस। तो चलो बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 22, दैट इज फ्रॉम द ईयर 2022। द क्वेश्चन सेज द रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट व्हिच फॉर्म्स द पेरिस्पर्म इन द सीड्स ऑफ बीट इज। तो भाई बीट के सीड्स में जो आपको पेरिस्पर्म देखने को मिलता है वो इनमें से किस स्ट्रक्चर का रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट है? रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, परसिस्टेंट मतलब जो टिकता है लंबे समय तक। ठीक है, तो इनमें से किस पार्ट का आपको परसिस्टेंट हिस्सा जो है वो पेरिस्पर्म के फॉर्म में नजर आता है इन द बीट सीड? ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए इंटेग्यूमेंट, ऑप्शन बी स्केलेक्स, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म या फिर ऑप्शन डी न्यूसेलस। तो देखो बच्चों बात हो रही है आपके पेरिस्पर्म की, और हम पहले भी वन ऑफ दोस क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसमें भी पेरिस्पर्म के बारे में डिस्कस किए हैं। तो मैंने आपको बताया था पेरिस्पर्म इज नथिंग बट द रेमिनेंट और द रेसिडुअल पार्ट ऑफ द न्यूसेलस। तो जो न्यूसेलस पूरे तरह से कंज्यूम नहीं हो पाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल, वो सीड के अंदर पेरिस्पर्म के फॉर्म में आपको परसिस्टेंट नजर आता है। एंड दैट इज व्हाई न्यूसेलस इज गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसका कि आपको रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट बीट के सीड में पेरिस्पर्म के फॉर्म में नजर आएगा। अच्छा एक और एग्जांपल बता सकते हो बीट के सीड के अलावा जहां पर आपको पेरिस्पर्म देखने को मिलता है? दैट इज यस, दैट एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एनसीईआरटी में मेंशन है, एंड दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक पेपर। सो ब्लैक पेपर में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? द प्रेजेंस ऑफ पेरिस्पर्म व्हिच इज द रेमिनेंट ऑफ योर
न्यू सेल्स। आई होप दैट इज क्लियर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 23। द क्वेश्चन सेज इन जनरल द एम्ब्रायो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट्स ऑफ। तो भाई एक एंजियोस्पर्म के एम्ब्रायो सैक में आपको बेसिकली क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं? वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ऑप्शन ए सेज 1 एक्सेल, 2 सिनर्जिड्स, 2 एंटीपोडल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इज करेक्ट, जो कि आपको एक एम्ब्रायो सैक में देखने को मिलेगा ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म? नो। देखो यहां पर 1 एक्सेल तो परफेक्टली करेक्ट है, 2 सिनर्जिड्स भी ठीक है, ओके, बट ये जो 2 एंटीपोडल्स लिखा है ना, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज टोटली आपको चलाजरेन पे एम्ब्रायो सैक के 3 एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलते थे, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज 1 एक्सेल, ठीक है, 2 सिनर्जिड्स, जो कि अगेन ठीक है बिकॉज ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स मिलके एग apparatus बनाते हैं। देन 3 एंटीपोडल सेल्स, करेक्ट ऑन द चलाजरेन, याद है, एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल, परफेक्टली करेक्ट। यही वो करेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसे हमें फाइंड करना था। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स या स्ट्रक्चर जो कि एक एम्ब्रायो सैक ऑफ द एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलेंगे। आइए ऑप्शन सी और डी को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 1 एक्सेल, ठीक है, 2 सिनर्जिड्स भी ठीक है, 2 एंटीपोडल सेल्स, इसका मतलब ये रॉन्ग है बिकॉज इट हैज टू बी 3। देन अगर हम देखें ऑप्शन डी दैट इज सेइंग 1 एक्सेल, ठीक है, 3 सिनर्जिड्स नहीं होते हैं बच्चों, 2 ही सिनर्जिड्स होते हैं, तो इसका मतलब ये 3 वाला जो ऑप्शन है दिस इज आल्सो रॉन्ग। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी इन दिस केस वुड बी करेक्ट। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 24। अब देखो यहां से जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी वो पूछी गई हैं इन द ईयर 2023, यानी कि इस साल आपको नीट में पूछी गई हैं। तो इसका मतलब यहां से हम जो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को, दे आर गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर। तो चलो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 24 को। इट सेज लार्ज कलरफुल फ्रैग्रेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर आर सीन इन। अरे भाई इतनी सारी हिंट आपके लिए बहुत है कि भाई जहां पर आपके पास लार्ज फ्लावर्स हों, कलरफुल हों, फ्रैग्रेंट फ्लावर्स हों, उनके पास खुशबू हो और साथ ही साथ नेक्टर भी प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर जो हैं किस टाइप के पॉलिनेशन या फिर प्लांट्स के पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो देखो देखते हैं ऑप्शन आर, ऑप्शन ए बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स, ऑप्शन बी बैट पॉलिनेटेड प्लांट्स, ऑप्शन सी विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स या फिर ऑप्शन डी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। तो देखो बच्चों आपको इतनी चीज तो ध्यान रखनी है, सिंस ये सारे के सारे जो आपको ना एक तरह से ये स्टिमुलस हैं, ये एक वही आप कह सकते हो एजेंट परसीव कर सकता है जो कि लिविंग हो, मतलब बायोटिक जो आपके एजेंट्स होते हैं वही इन सभी फैक्टर्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब विंड बीइंग ए बायोटिक एजेंसी, इसका मतलब ये तो इस टाइप के फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी ना, विंड्स इज नॉन डायरेक्शनल, तो इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहां इस केस में ये अडेप्टेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं बैट्स की, तो बैट्स आप जानते हो बच्चों दे आर नॉक्टर्नल, रात के टाइम ये मूव करते हैं और ऐसे में ये जो है जिन फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं दे आर डल, ओके, तो ऐसे में यहां पर कलरफुल फ्लावर्स की जरूरत इनको है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। देन वी हैव बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स प्लांट्स एंड द इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। तो देखो बच्चों लार्ज कलरफुल फ्रैग्रेंट फ्लावर्स हैं विथ नेक्टर ऑल्सो, तो नेक्टर का जो प्रेजेंस है इट इज जस्ट टू रिवॉर्ड द इंसेक्ट्स, तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन डी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स वुड बी करेक्ट, नॉट द बर्ड वन, ओके, हेंस ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 25 एंड द प्रॉब्लम सेज in angiosperm the haploid, diploid and triploid structures of a fertilized embryo sac sequentially are। तो भाई एक एम्ब्रायो सैक जो कि फर्टिलाइज है उसमें आपको कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिक्वेंशियली इस ऑर्डर में अरेंज नजर आ रहे हैं, दैट इज उनकी प्लॉइडी के बेसिस पे, यानी कि पहला स्ट्रक्चर हेप्लॉइड होना चाहिए, दूसरा डिप्लॉइड और तीसरा ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन में पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज एंटीपोडल, तो ये जो स्ट्रक्चर है इट शुड बी हेप्लॉइड। तो क्या एंटीपोडल जो है वो हेप्लॉइड होते थे? यस, दीज वर हेप्लॉइड इन नेचर, इसका मतलब ये वाला तो ठीक है। देन वी कम टू सिनर्जिड्स, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है इट मस्ट बी डिप्लॉइड। क्या सिनर्जिड्स जो है वो डिप्लॉइड होते थे बच्चों? नहीं, दोज वर योर हेप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, तो इसका मतलब ये हेप्लॉइड है ना कि डिप्लॉइड, इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा ना। हम आगे का ऑप्शन ना भी रीड करें तो भी काम चल जाएगा बिकॉज एंटीपोडल्स आर हेप्लॉइड, सिनर्जिड्स आर आल्सो हेप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता था बाय द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई विद 1 मेल गैमीट। ये जो स्ट्रक्चर बनता था सिंस ये 3 हेप्लॉइड स्ट्रक्चर के फ्यूजन से बनता है दैट इज व्हाई इट वाज ट्रिप्लॉइड। तो थर्ड स्ट्रक्चर ट्रिप्लॉइड होना था वो यहां है, बट जो सेकंड स्ट्रक्चर है सिनर्जिड्स जो कि डिप्लॉइड होना चाहिए था वो हेप्लॉइड निकल गया, इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेटेड है, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन बी की, दैट सेज सिनर्जिड्स। तो सिनर्जिड्स आप जानते हो सिनर्जिड्स आर गोइंग टू बी हेप्लॉइड, तो इसका मतलब ये हेप्लॉइड है, फाइन। जाइगोट
जो कि फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट, दो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर के फ्यूजन से। इसका मतलब जायगोट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि मैंने बताया आपको ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, दैट मींस फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लिया विद वन मेल गैमीट। तो देखो ये वाला वो ऑप्शन है जहां पर पहला स्ट्रक्चर सीक्वेंशियली में हेप्लॉइड है, देन वुड बी डिप्लॉयड एंड देन वुड बी ट्रिप्लॉयड। सो दिस इज गोइंग टू बी दैट ऑप्शन व्हिच वी आर लुकिंग फॉर। यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा बच्चों। वाइल अगर हम ऑप्शन सी एंड डी भी चेक कर ले तो देखिए सी में बोला जा रहा है सिनर्जिड व्हिच इज हेप्लॉइड अगेन, एंटीपोडल्स आर नॉट डिप्लॉयड, दे आर हेप्लॉइड। इसका मतलब अगेन दिस ऑप्शन यहीं पर एलिमिनेटेड, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन डी दैट सेज सिनर्जिड्स, अगेन हेप्लॉइड है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड नॉट डिप्लॉयड, इसका मतलब ये रॉन्ग है। और जायगोट यहां पर थर्ड नंबर पे मेंशन है, थर्ड नंबर पे आपका ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आना चाहिए था, बट जायगोट इज डिप्लॉइड, इसका मतलब ये भी एलिमिनेटेड। हेंस correct answer in this case would be option B. तो आइए बच्चों बढ़ते हैं towards the last problem for today's session and that is problem number 26. The question says what is the function of tassels in the corn cob? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना कि कॉर्न कॉब में टैसल्स का क्या फंक्शन है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ है। वील ट्राई टू फिगर इट आउट। तो इसके लिए ना मुझे आपको मेज प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ाना पड़ेगा। तो आपको इतना चीजें याद रखनी है बच्चों। जो एक मेज प्लांट होता है, मेज प्लांट को अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो यहां पर आपको दिस इज द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट, ओके। आपको यहां टर्मिनली ना मेल इनफ्लोरेसेंस जो है वो ऐसे अटैच्ड नजर आती है। तो ये जो मेल इनफ्लोरेसेंस यानी कि द क्लस्टर ऑफ मेल फ्लावर्स देखने को मिल रहा है एट द टर्मिनल एंड, दिस इज कॉल्ड टैसल, ठीक है, ओके। नाउ अगर आप देखोगे नीचे की तरफ तो यहां पर आपको पता है ये आपकी स्टेम जा रही है मेज की, आपको लीफ भी देखने को मिलेंगी। तो ये सपोज मैंने एक लीफ ड्रॉ कर दी, दिस इज दी अनदर लीफ। तो लीफ की एक्सिल में आपको फीमेल फ्लावर्स एक साथ क्लस्टर नजर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ एन इनफ्लोरेसेंस, जो कि कवर्ड होते हैं बाय दी husk or the leaves which are going to be representing the female inflorescence which is called the ear or the cob. तो cob जो है it is the female inflorescence और आप देखोगे इस cob के ending में आपको ना ऐसे कुछ thread like structures देखने को मिलते हैं। These thread like structures are called silk or they are nothing but the styles, okay, so style and stigma, ओके तो ये जो स्टाइल एंड स्टिग्मा है दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सिल्क। अब देखो एक्चुअली में क्वेश्चन होना चाहिए था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिल्क इन द कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब में ये जो सिल्क है इसका काम क्या होगा। अब अगर ये स्टाइल एंड स्टिग्मा है तो इसका काम क्या होगा, टू ट्रैप द पॉलन, है ना। जो भी पॉलन आ रहा है फ्रॉम द टैसल वो उसको trap करती by waving in the wind. But the problem is NCERT also mentions the structure which is called silk as tassels. अब इसको tassel हो सकता है NCERT ने इसलिए मेंशन किया हो बिकॉज अगर आप नॉर्मली इस टैसल वर्ड का इंग्लिश मीनिंग देखेंगे इट शोज द क्लस्टर ऑफ थ्रेड्स इन द फॉर्म, जहां पर आप देखोगे वो जो थ्रेड्स हैं दे आर जॉइंट एट वन एंड्स। तो जब भी आपको ऐसे थ्रेड्स का स्ट्रक्चर एक एंड पे जॉइंट नजर आता है और दूसरे एंड पे दे आर फ्री, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ टैसल। इसको हम नॉर्मल इंग्लिश में टैसल कहते हैं। अब सिंस ये जो सिल्क का स्ट्रक्चर है वो टैसल की तरह नजर आ रहा है, इसीलिए ये अपीयर करने की वजह से ही इसको हो सकता है एनसीईआरटी मेंशन्स इट एज टैसल। बट एक्चुअली मेज प्लांट में जो टैसल है दिस इज गोइंग टू बी अ मेल इनफ्लोरेसेंस। इट इज अ क्लस्टर ऑफ मेल फ्लावर्स जिनमें आपको पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नजर आएगा। तो बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे जहां पर वो बोल रहा है द फंक्शन ऑफ टैसल टू द कॉर्न कॉब इज टू ट्रैप द पॉलन, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द टैसल ऑफ द सिल्क, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वुड बी ऑप्शन ए, टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। अदरवाइज अगर ये सिर्फ टैसल्स इन द कॉर्न होता तो यहां पर आप कह सकते थे टू डिस्पर्स द पॉलन ग्रेन, बिकॉज यहीं पर आपके पॉलन ग्रेन्स बनेंगे और वहीं से वो डिस्पर्स भी होंगे, राइट। बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी विल स्टिक टू एनसीईआरटी, तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप ये सारे क्वेश्चन जो हमने आज के सेशन में प्रैक्टिस किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।